गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज लास्ट लेक्चर ले रहे हैं अपन डी ब्लॉक का। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर अपन ने ऑलमोस्ट सारा के सारा फिनिश कर लिया है। एक दो चीज़ें बाकी रह गई थी, बाकी सारा फिनिश कर लिया। एक दो चीज़ें भी वो है ना, जो कि मैं यूजेस के अंदर इनके अंदर ही बता दूंगा मैं। मैंने ये सारे क्वेश्चन जो बेस्ड किए वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं एंड दीज आर ऑल ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस। आई एम श्योर कि आप पूरा चैप्टर को अगर पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि ये वाले सारे पॉइंट्स अगर कवर किए हुए हैं तो एक तरह से आपका पूरा चैप्टर ही कवर हो रहा है। तो इन क्वेश्चन को लाइटली मत लेना बेटा। ऐसे नहीं कि सर ने ये तो इसके बाद में लिए हैं, चैप्टर के बाद में लिए हैं तो ये चैप्टर का पार्ट नहीं। दिस इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ चैप्टर एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दीज क्वेश्चंस आर ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड। तो हमें ये पता लगाना है कि सही है गलत है विद प्रॉपर रीजनिंग बेटा मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोल दूंगा। आपको अगर लगता है कि मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया है तो उसको स्क्रॉल करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर आप देखें, सबसे पहले मैंने लिखा है एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट हाई। अब सबसे पहले तो लोगों को ये मालूम नहीं होता एटमाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। एटमाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है एटोमाइज करने के लिए जो जरूरत, जितनी एनर्जी की जरूरत है उसको बोलते हैं एटमाइजेशन एंथैल्पी। जैसे किसी को एटमाइज करना हो, अपने को कोई एलिमेंट है उसको एटॉमिक फॉर्म में लाना है ना। बहुत क्या बोलते हैं लार्ज क्या बोलते हैं एटम्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ के एटॉमिक फॉर्म में लाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा। अब क्या होता है बेटा, जिनके अंदर अच्छी बॉन्डिंग होती है, जैसे आप 3D 4D 5D में देखोगे तो 3D से 4D में आए और 4D से 5D में आए तो आप वो देखोगे ऐसे मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया था अपन ने। ऑलमोस्ट वैसे कि वैसे आपको ये सोचना है कि मेटल मेटल बॉन्डिंग कहाँ बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक मास होता है उतना मेटल मेटल बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और इसलिए 5D वालों की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई आता है। इन जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई होती है। एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है बेटा, वही की वही लाइन पे मैंने क्वेश्चन दे दिया है। एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज क्वाइट हाई एंड दैट इज अ कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट, नो डाउट अबाउट दैट। तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एटमाइजेशन एंथैल्पी मैंने सिखा दिया है कि जितना एनर्जी देनी पड़ेगी किसी सिस्टम को एटमाइज करने के लिए, दैट डिपेंड्स कि मेटल मेटल बॉन्ड कितना अच्छा है। अगर अच्छा है तो फिर अपने को एटमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी, वो बेकार है तो कम देनी पड़ेगी। Next is pyrolusite. You should all know what is pyrolusite. Pyrolusite is MnO2. तो इसका मतलब ये जो pyrolusite मैंने लिखा है ये MnO2 है, ये ओर होता है, ब्लैक कलर्ड ओर है and this ore is used for the preparation of KMnO4। मैंने बताया था क्लास में कि पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए हम जिस ओर से स्टार्टिंग करते हैं वो pyrolusite होता है, फॉर्मूला MnO2 होता है। इसी प्रकार से जो K2Cr2O7 बनाने के लिए हम जिस ओर से स्टार्टिंग करते हैं वो क्रोमाइट ओर होता है, FeCr2O4, राइट। तो यू मस्ट रिमेंबर कि अपन इस ओर से स्टार्टिंग करते हैं। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट, नो डाउट अबाउट दिस। थर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड आईपी ऑफ मोस्ट लैंथेनोइड्स आर कंपेरेबल विद दैट ऑफ कैल्शियम। अब ये बेटा देखो मैं बताऊं आपको कि जो पहली और सेकंड आईपी होती है क्या बोलते हैं लैंथेनोइड्स की, ये किसी न किसी मेटल से तो रिजेंबल करती होगी। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कैल्शियम से रिजेंबल करती है, बस यूं है कि लोगों का ध्यान जब गया कैल्शियम की तरफ, कैल्शियम का जब उन्होंने देखा तो पता चला कि कैल्शियम की कुछ प्रॉपर्टी लैंथेनम से मैच कर रही हैं। फिर देखा कि कारण क्या हो सकता है तो उन्होंने देखा कि इसकी फर्स्ट और सेकंड आईपी उससे मैच कर रही है। तो ये जस्ट एक कोइंसिडेंस वाली बात है, इसमें कुछ भी नहीं, बस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। ऐसे तो खूब सारे मेटल्स है जिनकी पहली दूसरी आईपी आपस में किसी न किसी के साथ रिजेंबल करती होगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, आउट ऑफ द लाइंस रिटन इन एनसीईआरटी एन इंपॉर्टेंट लाइन बिकम्स द फर्स्ट एंड सेकंड आईपी ऑफ लैंथेनोइड। जितने भी लैंथेनोइड्स हैं उनकी पहली और सेकंड आईपी अगर रेंज देखोगे आप तो कैल्शियम की रेंज में आएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो बेटा कि लैंथेनोइड्स में 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होगा, बिकॉज लैंथेनोइड्स में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 6s2 है तो वो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन निकलने में हो सकता है मुश्किल है। मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से निकलेगा, इसलिए उसकी कॉमन स्टेट +3 है। जो कि कैल्शियम में इस बात का अंतर है, कैल्शियम में सबसे कॉमन स्टेट +2 है, कैल्शियम +3 देता ही नहीं है। तो इसका अंदर कुछ अंतर भी है, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल सेम है कि लैंथेनम और कैल्शियम बिल्कुल सेम हो गए, चलो भी यहाँ से दोनों को सेम मानना है, ये गलती मत कर देना। ऐसा मत सोचना कि सर बोल रहे हैं कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनम एंड कैल्शियम आर आइडेंटिकल। नो, इट इज ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आईपी दैट रिजेंबल्स अ बिट एंड मोर ओवर दैट इज अ लाइन बीइंग रिटन इन एनसीईआरटी, तो अपने को फॉलो करना है वो, राइट। तो इसका अंदर ये भी सही है। Mn6 becomes unstable related to 7 and 4 in acidic medium। पहले तो बताओ मुझको Mn6 एसिडिक मीडियम, Mn6 का कोई कंपाउंड अपन ने किया है क्या? तो आपको याद होगा Mn6 का मतलब होता है मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6
और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है मैग्नेट में, और मैग्नेट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, यस मैग्नेट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको MnO4 और मैंने कहा था बेटा कि ये एसिडिक कंडीशंस के अंदर अनस्टेबल होता है और डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है 47 में, याद करवाया था 47, मैंने कहा था AK-47 बंदूक का नाम होता है याद ना, वैसे मैंने कहा था याद कर लो, तो 47 कैसे याद करवाया था, ये तो है MnO2 में इसकी स्टेट है +4, तो ये तो हो गया 47 का 4 और प्लस MnO4 में Mn की स्टेट है +7, तो ये हो गया 47 का 7, तो ये 4 और 7 47, जबकि ये खुद कौन सी स्टेट में था +6। तो आज के बाद क्या ध्यान रखना है, मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल है और एसिडिक कंडीशंस के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है 4 और 7 के अंदर। ये क्लास में भी कराया हुआ है, बस लोगों को इसलिए ध्यान नहीं रहता है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन तो ये है, इन एनसीईआरटी में ये वाला आयन का नाम नहीं लिख रखा है, सिर्फ शॉर्ट में दे रखा है स्टेट, तो इसलिए हम लोग अंदाजा लगाना पड़ता है कौन सी स्टेट की बात कर रहा है। तो याद रहना चाहिए कि अच्छा ये तो मैग्नेट आयन की बात कर रहा है, दिस इज मैग्नेट नॉट परमैग्नेट, सो ये मैग्नेट है, एसिडिक कंडीशंस के अंदर परमैग्नेट में चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। चलो तो कुल मिला के क्या बोलोगे बेटा, सही है गलत, तो इसको भी अपन सही कह देंगे। तो आपको लग रहा होगा कि क्या आसान से क्वेश्चन दिए, सारे के सारे आंसर जो है हमारे सही आते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चेन ब्रेक होगी क्योंकि सारे सही दे के मैं क्या करूंगा, मैं ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन बनाया, मैं ऐसे मजाक क्यों करूंगा कि मैं बोलूंगा लो सारे ट्रू है फॉल्स कोई है ही नहीं, तो देयर विल बी सम फॉल्स, बट लेट अस कंसंट्रेट। CrOCr व्हाट इज दिस, CrOCr इज द एंगल एट O इन क्रोमियम कंपाउंड, क्रोमियम का कंपाउंड ये है, इसमें ऑक्सीजन पर बनने वाले एंगल को बोलेंगे CrOCr, एंगल CrOCr, ऐसे मत सोचना कि मैं CR को बुला रहा हूँ CrOCr, ठीक है ना, वो नहीं है, CR इज क्रोमियम, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो CrO और Cr का ये जो एंगल है इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये वाला आयन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत पहले केमिकल बॉन्डिंग में बनाने सिखा दिया है, बताओ स्ट्रक्चर में O कितने हैं बेटा 7 में से एक यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे 3 बचेंगे और इधर भी 3 बनेंगे, माइनस कितना है बेटा, तो माइनस है इसके ऊपर 2, तो एक माइनस यहाँ लगा दो, सिमेट्रिकली एक माइनस यहाँ लगा दो, ये सिंगल डबल डबल और ये भी सिंगल डबल डबल। अब बताओ ये वाला पूरा ग्रुप जो है वो छोटा सा ग्रुप है या बल्कि ग्रुप है, तो आपको मालूम है बल्कि ग्रुप फुटबॉल जैसा ग्रुप है, ये भी फुटबॉल जैसा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो अगर 2 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो ये वाला एंगल छोटा होगा या बड़ा होगा, तो आंसर है बड़ा होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, देखो यहाँ भी लोन पेयर और यहाँ भी लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और एंगल 109 होना चाहिए, लेकिन इनके बल्कि ग्रुप के कारण ये एंगल और बढ़ जाएगा और तकरीबन 126 डिग्री हो जाएगा। एनसीईआरटी की वैल्यू है 126 डिग्री, और जी हाँ मैंने क्या लिख दिया बेटा 90 डिग्री, तो सरासर मजाक कर दी मैंने, 90 डिग्री बेटा, 90 डिग्री उस एंगल को लिख रहा हूँ जो एंगल 126 डिग्री होना चाहिए, एकदम गलत एंगल है, इसलिए मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। समझ में आ रहा होगा, कोई केमिकल बॉन्डिंग है, कुछ लोगों को मालूम है कि ऐसे उबासियां ले रहे हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से नहीं पढ़े हैं उनको ये समस्या आएगी, तो मेरे उनको ये सजेशन है कि इस क्वेश्चन को अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहीं की छोड़ो और केमिकल बॉन्डिंग जाके इसको वापस रिवाइज करके फिर देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, राइट। चलो, वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ट्रांजिशन मेटल्स इज क्वाइट सिमिलर विद वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। बेटा नॉन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण उनमें जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली उनमें 2 का डिफरेंस आता है, जैसे फास्फोरस है +3 और +5 शो करता है, लेड है 2 और 4 शो करता है, नाइट्रोजन है 3 और 5 शो करता है, तो ये 2 का अंतर आता है नॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, नॉन ट्रांजिशन के अंदर। लेकिन ट्रांजिशन में लगातार बनेगा क्योंकि ट्रांजिशन में ऐसा कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो ट्रांजिशन में एक एक करके डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो निकलते समय भी एक एक करके निकल सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि ट्रांजिशन के अंदर स्टडी ग्रोथ होती है, ऐसे नहीं होती 2 का गैप फिर 2 का गैप, ऐसे नहीं होता, एक का गैप चलता है। मैंगनीज की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में लिखवाई थी, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 5 6 7, क्रोमियम की लिखवाई थी बेटा 2 3 4 5 6, ये लिखवाई थी मैंने। अब बताओ इसमें कोई 2 का गैप आ रहा है या 1 का गैप आ रहा है, तो 1 का गैप आ रहा है, ये लिखा मैंने वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन मेटल्स इज क्वाइट सिमिलर विद वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बोल रहा है सिमिलर है। अभी सिमिलर कैसे हो सकता है बेटा, 1 का गैप और 2 का गैप सेम कैसे हो सकता है, मैं गिनती बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और मेरे साथ में कोई खड़ा भाई है वो बोल रहा है 2 4 6 8, और आप बोल रहे हो कि हाँ सेम गिनती बोल रहे हैं, सेम का बोल रहे हैं, वो 3 और 5 तो बोला ही नहीं उसने, ये तो सिंपल सी बात है, किसी को भी समझ में आ जाएगा ये। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो लाइन लिखी है वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स,
इज क्वाइट सिमिलर, ये सिमिलर बोलते ही कबड़ा कर दिया पूरी लाइन का, ठीक है। अदरवाइज सही था, अगर ये बोलते ऑपोजिट या डिफरेंट तो सही था। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट इज क्वाइट डिफरेंट विद वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने थोड़ा ट्विस्ट मार दिया कहानी के अंदर, और इसलिए है ना ये ट्रू की जगह क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। द आंसर इज फॉल्स। MnO2 when fused with KOH and oxidized with air or KNO3 forms MnO4 2-। बेटा ये लाइन सीधी सीधी मैंने लिखवा रखी है, ये तो बस रिवाइज करने के लिए मैंने दे दिया है। जिन लोगों को थोड़ी भी समस्या है, KMnO4 का प्रिपरेशन देख लेना। KMnO4 का प्रिपरेशन कैसे करवाया था, पायरोलुसाइड को एल्कलाइन मीडियम के अंदर ऑक्सीडाइज करते हैं हवा से या KNO3 से, किसी से भी कर दो और वो 6 में पहुंच जाता है। 6 मतलब 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका नाम है मैंगनीट आयन। आई होप यू रिमेंबर, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर यू जस्ट see the lectures properly and you will get through, right? It is right. E naught M2 plus for copper is this much। मैंने क्या बताया था बेटा, कॉपर पूरी 3D सीरीज के अंदर लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है उसका E naught जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है। जी हाँ, बाकी सबका E naught नेगेटिव है। मैंने बताया जिंक का E naught नेगेटिव है, और क्रोमियम का आप जो पूछोगे मुझको, मेरे को मालूम है उसका E naught नेगेटिव है। मैं +2 से 0 की बात कर रहा हूँ, +2 से 0 के लिए कॉपर का जो E naught है वो होता है +0.34 वोल्ट, जो कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत पढ़ते होंगे बेटा, ठीक है ना। यहां मैंने लिख दिया -0.34 वोल्ट, मैंने वैल्यू सही लिखी है ताकि लोगों को लगता रहे कि हाँ सही तो लग रहा है, पढ़ा हुआ तो है, लेकिन पढ़ा हुआ साइन चेंज हो जाएगा। वो देखा, ये साइन चेंज का क्वेश्चन है बेटा। साइन चेंज होने से भी कैसे मेडिकल के अंदर है ना प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना। कॉपर की कोशिश करो, याद ही रख लो कि उसका E naught, कॉपर 2+ से कॉपर का E naught उसका +0.34 वोल्ट होता है, जिसका मतलब ये लाइन गलत है। KMnO4 quickly oxidize water in aqueous solution of KMnO4। ये क्या मजाक है, बोल रहा है KMnO4 पानी को देखते ऑक्सीडाइज कर देता है। अरे भैया, KMnO4 पानी को देखते ऑक्सीडाइज कर देगा तो हम उसका एक्वा सॉल्यूशन बना नहीं पाएंगे। लैब में लोग आराम से उसका एक्वा सॉल्यूशन बना देते हैं, और KMnO4 पानी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। एनसीईआरटी में कोई इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है कि KMnO4 H2 का बिगाड़ सकता है उसकी पोटेंशियल देखकर, उसका E naught देखकर। बेटा ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी E naught देखोगे तो इसकी E naught का मतलब ऑक्सीडाइज करने की पावर बहुत ज्यादा है। इसकी E naught को देखकर लगता है कि पानी को छोड़ेगा नहीं पानी को, देखते उसको तहस-नहस कर देगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लैब में करते हैं, मैंने खुद ने बेटा KMnO4 के एक्सपेरिमेंट्स करवाए हुए हैं, एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट KMnO4 डज नॉट ऑक्सीडाइज वाटर। मेरी आंखों के सामने तो कम से कम ऐसा कभी काम नहीं हुआ, और वो इसलिए नहीं हुआ बिकॉज पानी को ऑक्सीडाइज करने की जो KMnO4 की रेट है वो इतनी स्लो होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन से जब कोई चीज बहुत धीरे धीरे होती है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं ना बेटा, ठीक है ना। भाई हाथी है, कितना स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है वो, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हो कि अगर वो चलेगा तो धीरे धीरे चलेगा ना बेटा, बस वही वाली बात है। KMnO4 है बहुत स्ट्रांग, सबको तहस-नहस कर सकता है, लेकिन वो उसकी रिएक्शन की रेट इतनी धीरे धीरे है कि उससे कुछ काम ही नहीं बन पड़ता है। इसका अंदर उसको इग्नोर मारते हैं हम। KMnO4 पानी को ऑक्सीडाइज करता है, इस बात को आज से नेग्लेक्ट कर देना, बोल देना जी हाँ करता है, लेकिन इतना धीरे धीरे करता है कि उसका ऑक्सीडेशन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो पानी के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया KMnO4 क्विकली वाली बात गलत हो गई है। ऑक्सीडाइज वाटर बोलता तो समझ में आता कि हाँ स्लोली ऑक्सीडाइज वाटर बिल्कुल सही है। क्या इसकी पोटेंशियल इतनी हाई है, बिल्कुल हाई है, ताकत है इसमें, लेकिन मूवमेंट इसका धीरे धीरे है, इसलिए इग्नोरेबल रिएक्शन हो गई है। तो इसको हम गलत बोल देंगे, क्विकली बोलने के कारण ही गलत हो गया। KMnO4 फॉर्म, ये फॉर्म होना चाहिए बेटा, मैंने फॉर लिख दिया गलती से, इट शुड बी फॉर्म। तो KMnO4 फॉर्म डार्क वॉयलेट क्रिस्टल्स एंड द सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। एनसीईआरटी में ऐसे कैसे लाइन लिखी हुई KMnO4 अगर आप देखोगे, हम तो देखते थे KMnO4 क्रिस्टल जो होते हैं उसके वो डार्क वॉयलेट क्रिस्टल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। और सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, आप जानते हो बेटा, मैंने केमिकल बॉन्डिंग बताया था, जब कैटायन भी बड़ा हो एनायन भी बड़ा हो। ये देखो एनायन कितना बड़ा है, और पोटेशियम भी, सोडियम लिथियम, सोडियम पोटेशियम तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, पोटेशियम भी बड़ा है। कैटायन एनायन दोनों जब बड़े होते हैं तो पानी में सॉल्बिडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो KMnO4 पानी में उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता जितने दूसरे सॉल्ट्स होते हैं, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि KMnO4 इज नॉट वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, इट डिसॉल्व्स टू सम एक्सटेंट बट द एक्सटेंट इज लो। चलो तो इसका मतलब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई मजाक नहीं करी गई इसके अंदर। सीरियम 4, यू नो सीरियम लैंथेनोइड है, और लैंथेनोइड का जो अगर अपन देखें पहला एलिमेंट वो सीरियम ही हो। मैंने क्या बताया था, लैंथेनोइड्स के लिए सबसे कॉमन स्टेट है +3। ये कौन सी स्टेट में बेटा, +4। मतलब +3 में जाने के लिए खुद क्या होगा ये, तो आंसर है रिड्यूस। खुद रिड्यूस होगा तो बोलिएगा करेगा,
ऑक्सीडाइज, तो ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और लैब में जो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एनालिसिस के लिए काम आ सकता है, एनालिटिकल रीएजेंट है, तो ये एनालिटिकल रीएजेंट है। ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी टू ऑक्सीडाइज वाटर क्विकली। अब ये क्या वापस वही वाली बात होगी, पानी को तो ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा, एक बात ध्यान रख लो, जो पानी को ऑक्सीडाइज कर दे वो लैब में किसी काम का नहीं है। पानी एक तरह से मीडियम होता है, जैसे रोड होती है, रोड क्या करती है, इट अलाउज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल्स, उस पर आराम से अपन स्कूटर गाड़ी वगैरह सब लेके घूमते हैं आराम से। रोड साथ साथ तो नहीं चलती है, रोड तो एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, उसी तरह से पानी एक मीडियम है जिसमें रिएक्शन आराम से हो पाती है। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी टू ऑक्सीडाइज वाटर क्विकली, पानी को ऑक्सीडाइज कर देगा इसलिए वो अच्छा है एनालिटिकल रीएजेंट। नो, पानी को ऑक्सीडाइज करने वाले को कभी हम एनालिटिकल रीएजेंट बोलते ही नहीं है। तो कहने का मतलब है वापस इसमें केमनोफोर वाली बात है, पानी को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता है इसमें, लेकिन रिएक्शन की रेट धीरे धीरे है। सेम बात एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। आज के बाद क्या ध्यान रख लोगे बेटा, केमनोफोर और सीरियम+4 दोनों में पानी को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता है, लेकिन रिएक्शन की रेट धीरे होने कारण हमको इसको नेग्लेक्ट करना पड़ता है। तो सीरियम+4 इज अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट बिकॉज इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इट डज नॉट डू एनीथिंग टू वाटर। पानी का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने के कारण। ये कारण है कि ये अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट है। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्विकली। क्रोमियम 2+ फेरस 2+ क्लास का क्वेश्चन है। क्रोमियम 2+ जाना चाहता है 3+ के अंदर, इसलिए वो 3+ में जाएगा तो खुद होगा ऑक्सीडाइज, अगले को करेगा रिड्यूस। रिड्यूसिंग बिहेवियर एकदम सही आ गया इसका। और ये बोल रहे हैं Mn3+ जाना चाहेगा Mn2+ के अंदर, क्योंकि Mn2+ D5 कॉन्फिगरेशन कारण ज्यादा स्टेबल है। 3+2+ में जाएगा तो खुद होगा रिड्यूस, अगले को करेगा ऑक्सीडाइज, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। राइट, 12 क्वेश्चंस कंप्लीट। MnO इज मोर कोवेलेंट देन Mn2O7, बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चों वाला। MnO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 और +7 में से बड़ा कौन? तो आंसर है +7। जो बड़ा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। फजान रूल याद होगा, नहीं होगा तो याद करो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इज मोर कोवेलेंट, ये बिल्कुल सरासर गलत है, कोवेलेंट डी ज्यादा होगा Mn2O7, तो ये गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग। डी ब्लॉक मेटल्स विद हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कौन सी की बात कर रहा है, 3D 4D या 5D? तो मैंने अभी भी समझाया था ये 5D वाली की प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डी ब्लॉक की सबकी ज्यादा है, लेकिन 5D वालों की तो कुछ ज्यादा ही ज्यादा है। ठीक है ना, जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड कितना नोबल होता है क्योंकि उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है। एटमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो गोल्ड रिएक्शन नहीं करेगा। इसी कारण लोग गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद करते हैं, गोल्ड की चेन बनाते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, कारण ये गोल्ड रिएक्टिव नहीं होता क्योंकि उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। और ये डी ब्लॉक की कॉमन प्रॉपर्टी है, लेकिन 5D वालों में कुछ ज्यादा ही प्रोनाउंस्ड है। तो कुल मिलाकर 5D वालों की जो एटमाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो कुछ ज्यादा ही हाई हैं, इस कारण से उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स विद हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी, इन जनरल आर क्वाइट नोबल इन देयर रिएक्शंस। बिल्कुल सही बात है, उनकी रिएक्शंस में वो नोबल कैरेक्टर शो करेंगे। नोबल का मतलब रिएक्शन नहीं करने वाली चीज, तो एकदम सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट 6 आ रहा है। TiO इज यूज्ड इन पिगमेंट इंडस्ट्री, याद कर रखने वाली बात, हमारी दवाइयों के ऊपर जो लेप लगा होता है, पेस्ट लगा होता है, वो कई बार टाइटेनियम से बनी हुई चीजों का लगा होता है। तो टाइटेनियम के पिगमेंट्स बहुत कॉमन है, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO एंड TiO2 भी। While MnO2 is used in ट्राई बैटरी सेल, ये डायरेक्टली याद करने वाला, टू लर्न, रिमेंबर, मेमोराइज, कुछ भी कहते हैं आप, है ना, आपको याद रखना पड़ेगा कि TiO सर ने कहा था पिगमेंट इंडस्ट्रीज में काम आता है, जबकि MnO2 जो है ड्राई बैटरी सेल के लिए काम आता है। तो ये क्या बोलते हैं, यूज से संबंधित क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद करने वाला है। मिश मेटल आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। लैंथेनॉइड जब पढ़ेंगे वहां पर, लैंथेनॉइड में थोड़ा क्या बोलते हैं क्वांटिटी में आयरन मिला हो, तो आयरन और लैंथेनॉइड के जो एलॉय होते हैं, है ना, उनको मिश मेटल बोलते हैं। इनमें थोड़ा सा दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये भी इनमें हो सकते हैं, है ना। तो मिश मेटल एलॉय है, किस का एलॉय है, लैंथेनॉइड्स का। यहाँ लिख दिया एक्टिनॉइड्स का, जबकि होना चाहिए लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स है प्लस आयरन, ये दो तो मेन हीरो है बेटा, मेन हीरो है। और बाकी में साइड में थोड़ा छोटा मोटा रोल किस का बेटा, 4 छोटे मोटे हीरो हैं। एक तो सल्फर है, कार्बन है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब भी इसके साथ छोटे छोटे रोल के अंदर है। तो आप ये ध्यान रखना, मिश मेटल भूल मत, मिस मत कर देना। मिश मेटल को याद रखना कि मिश मेटल मेनली लैंथेनॉइड और आयरन का एलॉय है, जिसके अंदर कुछ दूसरे एलिमेंट भी होते हैं। एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। तो ये वेल नोन एलॉय ऑफ एक्टिनॉइड्स बोल दिया तो गलत हो गया ये।
KMNO4 कैन बी यूज्ड एज अ ब्लीच. व्हाट इज ब्लीच? ब्लीच होता है ब्लीच करने वाला, कलर उड़ाने वाला. करते हैं ना बालों की ब्लीचिंग या चेहरे की ब्लीचिंग या जो भी है, तो ब्लीचिंग करने वाला, कलर उड़ाने वाला. तो इसका मतलब ये कि ब्लीच की तरह काम आता है. वुल मतलब कुल मिला के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर KMNO4 को यूज करते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना बेटा, तो कलर को ऑक्सीडाइज कर देगा, कलर उड़ा देगा. जब कलर को उड़ा देगा तो जो कलर नहीं बचेगा तो उसको ब्लीचिंग कहेंगे. तो ये टेक्सटाइल्स की ब्लीचिंग करता है. वो टेक्सटाइल वुल हो सकता है, सिल्क हो सकता है, या कोई दूसरी चीज हो सकती है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा ब्लीच के फॉर्म में KMNO4 को यूज किया जाता है. ये भी यूज आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं. आंसर इज यस. जिंक इज नॉट अ ट्रू ट्रांजिशन मेटल. बेटा ट्रू ट्रांजिशन मेटल वो है जिसके डी में कुछ जगह हो, है ना. अगर उसमें खुद में नहीं है तो उसके आयन में हो. जैसे कॉपर है, कॉपर में खुद में D10 है लेकिन उसका +2 में D9 होता है, तो ट्रांजिशन मेटल है. लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी, ZnCdHg, सुनना ध्यान से बेटा, ZnCdHg क्लास में डिस्कस नहीं कराया था मैंने, तो इसलिए यहां सुन लेना. ZnCdHg में हमेशा इनकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, D10 ही रहेगा, भरा हुआ रहेगा, खाली नहीं रहेगा. इसलिए ये ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं. क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट है? आंसर इज यस, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. क्या ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं? आंसर है नो है, नहीं है. इसका मतलब ये हो गया ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन होती है, ट्रांजिशन मेटल्स should be those d block element which in their zero oxidation state or any possible oxidation state should have some vacancy in d orbitals. अगर उनमें d में वैकेंसी नहीं है मतलब नहीं हो सकते वो ट्रांजिशन मेटल्स, ही ध्यान रख लीजिएगा. तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट बेटा. जिंक के साथ में कैडमियम और मरकरी भी याद कर लीजिएगा. इस तरह से याद कर लीजिएगा कि जिन्नी कनाडा होगी, ZnCdHg में से कोई भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है. Iron third catalyze the reaction between iodine and persulfate. Done, already done. Catalyst मैंने बताया था D block as catalyst कैसे काम आते हैं. मैंने बताया था कि फेरिक क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसको दे देता है, परसल्फेट से ले लेता है. परसल्फेट यानी H2O8-2, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, नहीं सॉरी, फेरस से वो I- से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और परसल्फेट को दे देता है. ऐसा मैंने कुछ बताया था कि यहाँ पर है I- और ये परसल्फेट है. ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेकिन आपस में रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं. तो फेरिक कैटलिस्ट की तरह काम करता है. इससे इलेक्ट्रॉन लेता है और इसको दे देता है. याद आ गया होगा. अगर इससे ले लेगा तो इसको I2 बना देगा, इसको दे देगा तो इसको सल्फेट बना देगा. ये मैंने तरीका बताया था. तो कुल मिलाकर ये बिल्कुल सही है. आयरन थर्ड कैटलाइज द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट. परसल्फेट का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, H2O8-2-. लास्ट क्रोमेट आयन, येलो. यस बोलो, क्रोमेट आयन कौन सा रंग होता है, येलो या ऑरेंज? तो आंसर इज येलो. और डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज. मैंने क्या बताया था, येलो चेंजेस टू क्या बोलते हैं, येलो चेंजेस टू येलो डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम. देखो ये तो दोनों येलो बोल दिया तो यही गलत हो गया, ठीक है ना. लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा तब होता जब ये येलो की जगह लिखा होता ऑरेंज. अगर ये ऑरेंज लिखा होता, वैसे तो येलो येलो दोनों लिखे हुए तो गलत है ना. डाइक्रोमेट भी येलो, क्रोमेट भी येलो, ये क्या बात होगी यार. क्रोमेट तो मैंने बताया था येलो होता है, डाइक्रोमेट बताया था आपको ऑरेंज होता है. तो ये दोनों येलो लिखे हुए तो ये गलत हो गया. फिर भी अगर ये ऑरेंज लिखा हुआ होता तो क्या सोचो क्या होता. तो अब देखो, क्रोमेट आयन येलो चेंजेस टू ऑरेंज डाइक्रोमेट इन एसिडिक कंडीशंस. डाइक्रोमेट इज स्टेबल इन एसिडिक कंडीशन बताया था मैंने आपको. कुल मिलाके मैंने बताया था CrO4-2 को अगर एसिडिक मीडियम मिल जाए तो ये Cr2O7-2 बना लेगा जो कि ऑरेंज कलर का होता है. तो ये रिएक्शन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता अगर यहाँ पर ऑरेंज लिखा हुआ होता. मेरी बात को अच्छे से एनालाइज करना. मैं चाहूंगा बेटा कि आप ये जो 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इन 20 क्वेश्चन को ये मत देखो कि सर ने तो 20 मिनट में करा दिए. बेटा मेरे को तो आते हैं इसलिए जल्दी कराऊंगा. लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो इसको बार बार स्क्रॉल करके देखो, ठीक है ना. फील फ्री टू आस्क एनी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन D and F ब्लॉक, क्योंकि आपकी कोई प्रॉब्लम अगर रह गई, प्रोलॉन्ग कर गई तो समस्या बन सकती है ना. कोशिश करो कि हमें कोई समस्या नहीं रहे, हम सारे के सारे यहाँ पर कर लेंगे. फिर भी किसी को समस्या आती है तो फील फ्री टू राइट मी, मे बी ऑन डॉट पैनल पे लिख दो, नहीं तो मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे भी आप डॉट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. आई होप यू हैव ऑल डन D and F ब्लॉक कंप्लीटली. और अब मैं उसके कुछ DPP क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर, एंड देन विल मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12th. Then we'll finish the syllabus of inorganic chemistry. That's going to be coordination compounds. Thank you. Keep doing well. Fine. Bye. Thank you.